हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में संविधान के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया। अब इसमें ऑप्शन है, क्या सत्य है? केवल एक, ना तो एक नहीं दो, एक और दो दोनों, केवल दो। हमको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। आप साथ साथ अपने आंसर्स भी इसमें मतलब अपने माइंड में रिमाइंड करते जाइएगा कि आपसे कितने बन रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव? तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है? अम्बेडकर जी द्वारा अध्यक्षता की हुई प्रारूप समिति ने। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। इसमें आप 3 से 4 सेकंड ले सकते हैं आंसर ढूंढने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। फिर थर्ड है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अलिखित व विस्तृत संविधान, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको आंसर बता रही हूँ। भारतीय संविधान जो है वो नम्यता अनम्यता दोनों का मिश्रण है, क्योंकि कठोर संविधान है हमारा, लेकिन साथ में इसमें संविधान संशोधन जैसे प्रावधानों का भी मिश्रण है। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता भी है। अलिखित व विस्तृत संविधान, देखिए हमारा थर्ड गलत है। अलिखित नहीं है, विस्तृत संविधान है, पर लिखित संविधान है। लिखित व विस्तृत संविधान है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में संविधान निर्माण हेतु किसे भारत भेजा गया था? 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो फिर क्या किया गया? अंग्रेज ब्रिटिशर्स द्वारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्य समिति ही थी, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया है। इसका काम क्या था? भारत में संविधान का निर्माण करना। ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः फेल हो गई थी, क्योंकि इसके जितने भी प्रावधान थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसमें जितने भी प्रावधान थे सब में उसने क्या कहा कि हम युद्ध के बाद ये सब करेंगे। तो ठीक है, इसे सिरे से नकार दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे हमारे, देखिए, मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति बोले। ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड याद रखिएगा। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड? तो हमारी जो संघात्मक स्थिति है, ये क्या है? हम न ही तो पूरी तरह यूनियन है, न ही पूरी तरह फेडरेशन है। हम कनाडा की तरह है। ठीक है, हमारी कनाडा की तरह संघात्मक व्यवस्था है। फिर अब अगला आता है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पूछ रहा है कि जो 1942 में संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें जो मतलब वो जज कर रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि प्रस्तावना में क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो अब इसमें से हमको ये जज करना है कि जिसमें ये तीनों वर्ड होंगे या फिर तीनों में से एक होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये हो सकता है। संप्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष, ये गलत हो गया। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही है आंसर इसका। ठीक है, बाकी पंथ निरपेक्ष ये सब 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु
कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है, और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये क्वेश्चन आया था आईएएस के प्री 2020 में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? प्रस्तावना को संविधान का भाग माना तो गया है, लेकिन क्या किया गया है? अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, उसे संविधान का भाग माना गया था कब? केशवानंद भारतीवाद 1973 के बाद। फिर अब अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है, यदि विधि नहीं होती तो स्वाधीनता भी नहीं, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसमें से विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन दर्शा रहा है? तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन बी है, ये सब क्वेश्चन आप अगर पढ़ लिए हैं तो फिर जज करना थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को पकड़िए। यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है, ये तो गलत है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये सही है। विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगर कानून ही ना हो तो फिर हर कोई किसी को मारने काटने लगेगा, फिर कहाँ से आएगी स्वाधीनता? ठीक है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, विधि निर्माण जनता नहीं, विधायक, जनता द्वारा चुनी हुई विधायिका करती है। ठीक है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। ये भी कुछ हद तक सही नहीं है, कुछ ही हद तक सही है, लेकिन जो बी है हमारा वो पूर्णतः सही है। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को ये वो। ठीक है, तो फिर ये सब जो बोला गया है वो हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं का मत है कि भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, सब ये मत है उनका। ठीक है, तो ये उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो उद्देशिका को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, और क्या बनाना है भारत को, और तिथि क्या है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें संविधान में आप इसका आंसर सोचिए। 3 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है, 3 तरह की स्वतंत्रता है, कौन सी? नहीं, 5 तरीके की स्वतंत्रता है, 3 तरीके की समता है। ठीक है, 3 तरीके का न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। और न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, ये भी आया हुआ है आईएएस के 2017 के क्वेश्चन में। फिर अब देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? अभी मैंने तुरंत बताया 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, फिर अब अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाती है उद्देशिका। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? बेरू भारी विवाद, प्रीवी पर्स विवाद, एक के गोपालन विवाद, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद आया था 1973 में। इसमें क्या हुआ था कि संविधान की भाग माना गया था प्रस्तावना को। ठीक है, उसे भी संविधान का अंग माना गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? प्रतिबिंबित करता है अगेन संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। ठीक है, उद्देशिका संविधान का भाग है। यूनियन ऑफ बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम
स्टेट ऑफ पंजाब। तो देखिए इसमें जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें क्या किया था कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो संशोधनीय है या नहीं। तो ठीक है, इसे केशवानंद भारती विवाद में भी दूर कर लिया गया, उसे संशोधनीय भी माना गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। ये वही क्वेश्चन है जिसे हमने पहले पढ़ा। 5 तरीके की स्वतंत्रता दी हुई है, 3 तरीके का न्याय दिया हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता कहाँ पे आ गए? हाँ, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। सामाजिक समानता क्या है? संविधान में प्रत्याभूत है, क्योंकि कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ जो हमारा आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। किसी भी नागरिक को उसके सम, मतलब संविधान को सभी चीजों से ऊपर रखा गया है, धर्म ग्रंथों से भी ऊपर रखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यही यही है 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो वही 1975 में नहीं होंगे, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन तो हमारा कब आया है? 1976 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, अखंडता। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुंशी जी ने कहा है संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली। ठीक है, सभी व्यक्तिपूर्ण और समान रूप में मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है समाजवाद के नाम से। ठीक है, ये सी और बी एक्सचेंज हो गया है, पर ये सी समाजवाद सही आंसर है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हम पहले भी कर चुके हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो किसे करती है? अब इसमें कूट दिया हुआ है। ठीक है, कूट दिया हुआ है, तो हम प्रभुत्व संपन्न भी थे, लोकतांत्रिक भी थे और धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। ठीक है, तो हम क्योंकि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो फिर 1 और 2 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका। ये मतलब क्वेश्चन सीरीज मेन या तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना और भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। हम आगे और भी बढ़ेंगे, आगे और अनुच्छेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे कौन से राज्य बने, इन सबको भी देखेंगे। इन सब के क्वेश्चंस भी मैं लेकर जरूर आऊंगी। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट करते हैं? समाजवादी, अगेन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। सही नहीं है पूछा है। ठीक है, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव से उद्देशिका का एक अंश था, नहीं था पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तीनों ऊपर के सही है, बाकी पंथ निरपेक्ष नहीं था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के द्वारा लिए गए? ये है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये आया है 1789 टू 99, 1789
से 99 के बीच चला था फ्रांस की क्रांति। उसी में ये पहली बार शब्द आया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वहीं से हमने पिकअप कर लिया, ठीक है। पिक करके हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये आया है 1789 से 99 चली हुई फ्रांस की क्रांति से। फिर अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। बेरूबारी संघ के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। बेरूबारी संघ के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय क्या किया गया था? नहीं माना गया था, बिल्कुल भी नहीं माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक। आप साथ ही साथ अपने आंसर भी करते जाइएगा। ये नहीं कि मैं बता रही हूँ तो फिर आप अपना आंसर सोच ही नहीं रहे हैं, या फिर जो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ उसको भी अच्छे से पढ़ते जाइए, दिमाग में रखते जाइए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, अब बहुत ही पास हैं। केस 1 अब फरवरी में तो CGPSC का प्री भी है, फिर जून में UPSC का प्री है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? ये कथन था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। कि क्या कहा था उन्होंने, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है, तो प्रस्तावना से संबंधित एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। रूस की क्रांति में ये शब्द पहली बार आया था कि नागरिकों को कैसा न्याय मिलना चाहिए, 3 प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा बी, रूस। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये किसका कथन है? ये कथन है BR अम्बेडकर का। उन्होंने क्या कहा था? राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। फिर भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है? किस रूप को अपनाया गया है? फेबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद या सर्वहारा वर्ग का समाजवाद? तो इसमें अपनाया गया है लोकतांत्रिक समाजवाद को, ठीक है। अब अगला है भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि जनता सीधे शासन नहीं करती। किसके द्वारा करती है? जनता जो प्रतिनिधि चुनकर देती है वह शासन करते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? अब इसमें 3 डेट याद रखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का अगले ही दिन क्या हो गया? अम, निर्धन हो गया, ठीक है। निधन निधन हो गया, सॉरी, निधन हो गया, ठीक है। तो फिर अब उस दिन छुट्टी हो गई। अब अगले दिन आई बैठक 11 दिसंबर 1946। अब इस दिन स्थायी अध्यक्ष चुना गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब फिर स्थायी अध्यक्ष चुना कब? 11 दिसंबर 1946, ठीक है। अब फिर ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या किया गया था? उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 13 दिसंबर 1946। किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारी, अब ये क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक विकास से कि कब क्या क्या हुआ था, ठीक है। जो ब्रिटिशर कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कब किया। किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? अब इसमें हमें याद करना पड़ेगा कि 1807 में क्या हुआ था? ट्रफलगार का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? ब्रिटेन के व्यापार को संपूर्ण यूरोप में बैन कर दिया गया था। अब बैन कर दिया गया था तो व्यापारी व्यापारी जाते कहाँ? और भारत में थी अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, तो पहले एकाधिकार को समाप्त करेंगे। तो उन्होंने कर दिया एकाधिकार समाप्त 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। लेकिन एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया था। क्यों? क्योंकि तब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये चीन के साथ चाय का व्यापार अकेले कर सकती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल, जिसे चीन के साथ चाय के व्यापार को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद सभी जगह व्यापार कर सकते थे।
किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन हमारे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसी टाइम आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी का भी इन्होंने क्या किया, निर्माण किया, जिसे 1857 की क्रांति के बाद लागू किया गया था, 1858 के एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे चल। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों का? अब 1813 में क्या हुआ था कि वो अ, भारतीयों के लिए क्या किया गया, इसमें का शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। और 1833 में क्या किया गया कि अ, चुना जाने लगा भारतीयों को भी सरकारी सेवाओं में। लेकिन कब क्या था कि मतलब जो नाम देते थे कि हाँ इसे चुन लो, तो उसी के हिसाब से होता था। लेकिन 1853 के एक्ट में इसको खत्म कर दिया गया है कि नहीं, अब एग्जाम्स होंगे, प्रॉपर एग्जाम्स होंगे, एग्जाम में जो सेलेक्ट होगा वही सरकारी अधिकारी बनेगा, जिसे क्या बोल रहे हैं, कंपनी सर्विसेज कहा जाता था, कंपनी सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएससी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ये हम वापस 10 क्वेश्चन पीछे आ गए हैं, पर कोई नहीं, पढ़ लीजिए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ये माना जाता है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के से, ठीक है। वापस सही अंक में आ गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। किस अधिनियम द्वारा, ये 43वां है, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो इसमें बहुत फेमस आता है कि 1909 में क्या हुआ था, मार्लियामेंटो सुधार हुआ था, जिससे पहली बार सांप्रदायिकता का भारत में सांप्रदायिकता का पहली बार पहचान हुआ था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं। 1909, 1919 और 1935 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं। 1919 में क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। और 1935 में क्या किया गया, प्रांतों से द्वैध शासन हटा के क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्ता मिली थी, ठीक है। तो इसके द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस, ठीक है। प्रांतों में भी द्वैध शासन के जनक कौन होंगे, लियोनस कार्टियस। फिर अगला कहता है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान, हिस्मा प्लान, या क्या कहा जाता है इसको, भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947 को क्या कहा जाता है, बाल्कन प्लान कहा जाता है। और एस्मा प्लान भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर सिरिल रेडक्लिफ नाम से एक अंग्रेज थे, उनकी अध्यक्षता में क्या की गई थी, सीमा आयोग को बनाई गई थी। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कही जाती है, रेडक्लिफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे। फिर अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन के साथ पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया था, ठीक है। अब ये आता है, ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट को व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? बजट पहली बार भारत में कब आया था? बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं इसका आंसर आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि भारत में। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर छोड़ा हुआ है, इसका आंसर आपको ढूंढें, समझें, इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, और जो भी मैंने पढ़ाया है इसे अच्छे से देखें। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, उसे हम देख ही लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? और 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए क्या किया गया? 1780 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ठीक है, तो इसी तरह आज हमारे 51 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप 50वें प्रश्न का यानी कि इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।